नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज सहारा के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। आपको मालूम है कि क्यूआइब नेटवर्क ने लगातार 1.5 साल तक कैंपेन किया। आज भी जब भी मौका मिलता है, हमें कुछ अपडेट मिलता है, कुछ नया मिलता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सरकार ने अब आर पार का मन बना लिया है। सहारा के उच्च प्रबंधकों में से एक के यहां ईडी का छापा पड़ा है और वो भी दिल्ली में पड़ा है। इतना ही नहीं, ईडी ने उस बड़े प्रबंधकों में से एक व्यक्ति के पुत्र को सुनने में आ रहा है। अब इस खबर की पुष्टि ईडी ने नहीं की है, लेकिन खबर आ रही है कि उनको दुबई से जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती है और फिर ईडी उसे लेकर के एक फार्म हाउस पे जाती है और वहां पे उस व्यक्ति विशेष जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो तो लड़का है, उनका बेटा है जिनके यहां लेके जाया गया है, और उसके बाद उनके पीए को फोन किया जाता है। पीए कहते हैं कि साहब मैं तो कहीं बाहर हूं। तो कहा कि भाई कहां हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं नोएडा में। तो बोला आप या तो जल्द से जल्द इस जगह पे आ जाइए जहां से मैं आपको फोन कर रहा हूं, या हमारी टीम आपको उठा लेगी। इतना सुनना था कि उनके पीए साहब सुनते हैं कि भागे भागे उनके पास गए हैं। अब ये खबर है, ईडी की छापेमारी में ये पता चला कि सहारा के जो उच्च प्रबंधक हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 पासपोर्ट बना रखे हैं। 2 पासपोर्ट का तात्पर्य क्या है? 2 देशों के पासपोर्ट, एक तो भारत का और दूसरा एक और देश, पड़ोसी देश नेपाल का पासपोर्ट बना रखा है। और खबर यह है कि नेपाल के पासपोर्ट की वजह से नेपाल में आना जाना, वैसे भी आप नेपाल के पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारत के हैं, आप आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन आप वहां की नागरिकता भी आपने ले ली है। जब मौका लगे पहुंच गए नेपाल, वहां रहने लगे। छिपने की बात हो, नेपाल पहुंच जाएं, आप वहां के नागरिक हैं। और फिर नेपाल से वाया काठमांडू आप कहीं भी चले जाएं। इस रूट का अभी पटाक्षेप हुआ है। पहली बार यह पता चला है कि सहारा के बहुत सारे उच्च प्रबंधकों के पास 2-2 पासपोर्ट हैं। अब किनके पास हैं, ये नाम मेरे पास तो हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास नाम बहुत पक्के सोर्स से आ रही है कि ABCDE लोगों के पास 2 देशों की नागरिकता है, एक भारत की और दूसरे नेपाल की। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बाहर की भी नागरिकता ले ली है। आपको मालूम होगा कि मैसिडोनिया की नागरिकता कैसे मिली किसी को? क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर हजारों एकड़ लैंड खरीद लिया है, निवेश किया है मैसिडोनिया में। तो जहां 1.25 करोड़ रुपए देकर के किसी देश की नागरिकता मिल जाती है, वहां आपने हजारों करोड़ रुपए दे दिए। मैसिडोनिया में नहीं, लेकिन किसी अन्य देश में, बनातू जैसे देश में, आपको 1.25 करोड़ रुपया दीजिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और आप वहां की नागरिकता ले लीजिए। तो यहां खबर है कि मैसिडोनिया में तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं, हजारों एकड़ जमीनें खरीदी हैं। और वो जाहिर है, एक कंपनी के रूप में जब आप कॉन्ग्लोमरेट हो जाते हैं, बड़ी कंपनी हो जाते हैं, जहां हजारों करोड़ रुपए का शुद्ध कलेक्शन प्रतिमाह हो रहा है,
तो आप तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी तब जब लोगों का पैसा लौटाना ही नहीं हो। लौटाना हो तो 30% लौटाए और 70% गबन कर जाएं, या 70% को आप रोलिंग करते रहें। अब इस पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, ऑपरेशन सही था या गलत था, लेकिन ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि प्रबंधकों के मन में कहीं ना कहीं पहले से ये शंका थी कि हम निवेशकों का पैसा सही वक्त पर शायद नहीं चुका पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें देश छोड़कर भागना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए रूट तैयार पहले से कर लिए गए। ये उसी की बानगी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये हाथ लगी है कि बहुत सारे लोगों ने ये दोहरी नागरिकता ले रखी है, 2 पासपोर्ट बना रखे हैं, जो कि की पोजीशंस पे हैं। उच्च पदस्थ का मतलब है उच्च पदस्थ। अब ये जिनकी बात मैं कह रहा हूं कि जिनके लड़के को एयरपोर्ट से उठाया गया है, उनको एक फार्म हाउस ले जाया गया दिल्ली में, और उनसे ये पूछा गया कि आप दुबई में क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिजनेस करते हैं। तो पूछा कि आप बिजनेस में क्या बिजनेस करते हैं, तो मैं ये ABCD ये काम करता हूं। ईडी ने कहा कि ABCD आप काम करने के लिए आपको पैसे कहां से आए। अब उनको बताना पड़ा निवेश कहां से आया, किस कंपनी से आया, क्या सहारा ने आपको निवेश दिया है, या आपके पिताजी को सहारा कितना पैसा देती है जिस पैसे के बिना पर आप दुबई जैसे जगह पे जाकर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब इस सब के बारे में ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अब जो पिताश्री थे उनके बारे में खबर है कि वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, पिताश्री भागे भागे फिर रहे थे। बाद में ईडी ने उन्हें भी बुलाया, वो आए, और ईडी ने उनसे वो सारे सवाल पूछे जो ईडी को पूछने चाहिए थे। ईडी ने पूछा कि आप क्या हैं कंपनी में, और अगर आपकी कोई हैसियत नहीं है तो आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, और अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ कंपनी में हैसियत है, और अगर हैसियत है तो उस हैसियत के बिना पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये नहीं कह करके बच सकते कि नहीं मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आपका कंपनी से लेना देना है। मित्रों, ये बहुत बड़ी खबर है सहारा के रेफरेंस में कि ईडी ने अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे न सिर्फ पूछताछ शुरू की है, अब उनको गिरफ्तार करने की पूरी प्लानिंग बना रही है। सहारा को निवेशकों को पैसा किसी भी सूरत में देना पड़ेगा। सवाल यह है कि 10,000 करोड़ रुपए क्या जमा हो गए। अभी बीच में एक खबर उड़ी थी कि सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गया। कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। सहारा और सेबी की खबर वैसी की वैसी बनी हुई है। सहारा सेबी के बीच में कोई सुलह नहीं हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए उसी प्रकार से अकाउंट में बने हुए हैं। 15,000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ तक हो गया होगा। 40-41,000 करोड़ लोग कह रहे हैं। लोग इतने पैसे ऑलरेडी सहारा सेबी के अकाउंट में बने हुए हैं। तो ये कहना कि सुलह हो गया है, सहारा की कोशिश ये थी कि कोर्ट को इधर उधर करके कहानी सुना करके उलझा करके निवेशकों के भी तरफ से पीड़ा का रोना रो करके अदालत से यह आदेश दिलवा दिया जाए कि सेबी सहारा अकाउंट में जो पैसे जमा हैं वो सहारा को ट्रांसफर कर दिए जाए, और सहारा फिर उस पैसे का वितरण करेगी। वितरण क्या करती? वही वारे न्यारे कर लेती। वही कहती कि ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं, पैसा क्या करिएगा, घर ले जाकर के फलाना स्कीम है इसमें डाल दीजिए। जो उन्होंने रियल एस्टेट से क्यूसॉप, रियल एस्टेट से लेके गए, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रियल एस्टेट से क्यूसॉप, और फिर क्यूसॉप से फिर कहीं और, इस तरह से इनका ये ट्रांजिशन, मनी का जो ट्रांजिशन था वो चलता ही रहता, बदलता चलता, स्कीमें बदल जाती। अब उस स्कीम के बदले में इन निवेशकों को पॉइंट दे देते ये, और वो पॉइंट माला लेकर के घूमते रहते।
पॉइंट क्या था, एक पर्ची था, इतना पॉइंट मिल गया साहब, 75 पॉइंट मिल गया, आपने लाखों रुपया जमा कर दिए, उसके बदले में ये पॉइंट लेके घूमिए। तो ये पॉइंट देते थे ज्वाइनिंग पॉइंट। ज्वाइनिंग पॉइंट मतलब इस कंपनी से उस कंपनी में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये कंपनी वो कंपनी आकर के मिल रही है, इस ज्वाइनिंग पॉइंट के बदले में आपको एक कुछ दिया जाता है, झुनझुना, जिसको लेकर के आप घूमते रहें कि मेरा पैसा कहां, और आपको ये लगे कि ये पैसा तो मेरा इस कंपनी से इस कंपनी में चला ही गया, पैसा सुरक्षित है। पैसा सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहता तो पैसा आपको आ जाता। अब कारण कुछ भी हो, कंपनी देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो कंपनी को चलाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कंपनी को बचाना भी चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो निवेशकों का पैसा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो निवेशकों का पैसा मार करके फरार होना चाहते हैं। अब ये जो फरारी का जो खेल चल रहा है, इस पर सरकार की नजर लग गई है और सरकार ने तय कर लिया है कि फरार होकर के भागने वाले जितने लोग हैं, उन सबको अब अदालत के चरण में ले जाऊंगा और उन्हें अब सीधा सीधा खींच करके उन्हें लेकर के चला जाए हवालात। तो ये जो ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है मित्रों, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है और इससे कम से कम मीडिया में बहुत जबरदस्त खलबली है, क्योंकि कहा जाता है कि नोएडा में रहने वाले अधिकारियों के ऊपर अब ये गाज गिरनी शुरू हो गई है, जो कि उनके परिवार से, उनके उच्च प्रबंधन से रिश्ता रखते हैं। अब उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है तो मान के चलिए ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है और अब सरकार के चंगुल से सहारा का उच्च प्रबंधन नहीं बच सकता, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। और 10,000 करोड़ के लिए अभी तक जो कहा जा रहा था कि जो ओबरॉय रियल्टी है उनसे करार हो गया है, 6,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कहां है वो पैसा? संजीव खन्ना साहब रिटायर कर गए, नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। अब नए चीफ जस्टिस कब तारीख देते हैं, क्या देते हैं? निवेशकों का जो पीआईएल था उसका क्या हुआ? इस सब पर अब एक प्रकार से सरकार सख्त हो रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, सीज किया जाए और लोगों का पैसा दिया जाए। इस बीच में एक खबर आई थी कि 700 एकड़ जो लैंड है एमबी वैली का, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ था। बारसोवा के लैंड की स्थिति क्या है, उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो अभी जो ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, ये इस बात का संकेत है कि अब नोएडा के अधिकारियों पे, जो नोएडा में रह रहे थे और उनका संबंध मीडिया से भी है और वो एक बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं जिनके यहां ये छापा पड़ा है, जिनके बेटे को डिटेन किया गया है, अब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आहिस्ता आहिस्ता करके आ रही हैं और सहारा ये सोच रही थी कि शायद अब मैं बच जाऊंगा, हमने मैनेज कर लिया, उनको मैनेज कर लिया। ये मैनेज नहीं होगा, सहारा को पैसा देना ही पड़ेगा। ईडी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक और खबर आ रही है कि सहारा का जो नोएडा कैंपस है उसमें काफी बवाल मच रहा है, उसमें काफी लोग जो हैं वो परेशान हैं, नाराज हैं। अब उसकी क्या वजह है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन निवेशकों की लड़ाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो जो सहारा के एम्प्लॉय हैं वो परेशान हैं, उनका पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। तो निवेशक, एम्प्लॉय सारे परेशान हो रहे हैं और खास तौर से इसमें जो एजेंट है जिनका बड़ा स्केल है, अभी भी 3-4-5 लाख ऐसे एजेंट होंगे जो सहारा के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ये देखना है कि सहारा के प्रबंधन में वो कौन लोग हैं जो अच्छी मंशा से, सही मंशा से कंपनी को चलाना चाहते हैं, कंपनी को उबारना चाहते हैं, निवेशकों को के पैसे को देने का प्रयत्न करना चाहते हैं। और अगर प्रयत्न करेंगे तो तरीका क्या होगा पैसे देने के लिए, सरकार के साथ निगोशिएट करके उसको पैसा कैसे दें, इस पर बात बनती है। या उन लोगों की जीत हो जाती है जो जो चाह रहे हैं कि कंपनी डूब जाए और हम जहां तहां जो भी संपत्ति है उस पर कब्जा कर लें और बाकी चीज तो उसका हमें क्या लेना देना।
अब इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब देखना यह है कि कंपनी के ईमानदार लोग जीतते हैं या कंपनी के बेईमान लोग जीतते हैं। ये अपडेट था, ये मैंने संक्षेप अपडेट आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।